हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट थीम को आज हम डिस्कस करेंगे, लैंडिंग थीम को। इसमें सारे बैंक्स, मतलब आपके जो मिड साइज बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, स्मॉल साइज बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनमें कहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्कस करेंगे। फिर पूरा जो एनबीएफसी स्पेस है आपका, जो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एनबीएफसीज हैं, मिड साइज एनबीएफसीज हैं, स्मॉल साइज एनबीएफसीज हैं, उनमें सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कहाँ है उसको डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली जो आपका हाउसिंग फाइनेंस का स्पेस है उसमें भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंकिंग स्पेस से। अभी पूरा बैंकिंग स्पेस अगर हम देखें तो दो सबसे अच्छे बैंक लगते हैं कमर्शियल बैंकिंग के अंदर। अगर हम देखें स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्सक्लूड करके, तो उसमें सबसे पहला है आपका टीएमबी। टीएमबी का मतलब है आपका ये तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। इसका कुछ पिछले क्वार्टर से अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी कंसिस्टेंट है ये बैंक। FY26 में जो गाइडेंस इन्होंने दिया था उसको इन्होंने ओवर अचीव किया, फिर गाइडेंस को रिवाइज किया है। प्लस मैनेजमेंट ने बोला है कि ये भी जो हमने गाइडेंस दिया है 16% के लोन बुक के ग्रोथ का, ये कंजर्वेटिव है। मतलब वैसे भी लास्ट के क्वार्टर्स में आप देखोगे तो गाइडेंस से ज्यादा अच्छा ही करते हैं, तो होपफुली Q4 में भी कंपनी 16% से ज्यादा का ग्रोथ लोन बुक में डिलीवर कर सकती है। फिर उसके बाद अगर आप एसेट क्वालिटी देखोगे तो क्रेडिट कॉस्ट तो आई थिंक इनका 7 या 10 बेसिस पॉइंट के आसपास है। एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। गोल्ड लोन का टेल विंड मतलब चल रहा है इनके लिए भी, उसका एडवांटेज है। 45% इनके टोटल बुक का गोल्ड लोन है और इनका टारगेट है कि इसको हम 50% तक लेके जाएंगे। यानी आने वाले क्वार्टर्स में भी गोल्ड लोन कंपनी का एक मेन ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है। इसके अलावा एसएमई वगैरह में भी कंपनी लोन देती है। अनसिक्योर्ड का मतलब अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो नहीं है इनके इनके बुक के अंदर, तो वहां से सेफ्टी मिल जाती है। प्लस आरओए अगर आप ये इस बैंक का देखोगे तो ऑलरेडी 1.97% है। मतलब मोस्टली हम लेंडर्स में बात करते हैं ना कि आरओए आगे इंप्रूव होगा, आरओए का गाइडेंस दिया है। इनका आरओए ऑलरेडी लगभग 2% है। फिर आरओई भी आप देखो तो 13-14% के आसपास का आरओई ये बैंक बनाता है। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप इनका देखोगे तो बिल्कुल बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट बिलो बुक वैल्यू है। अगर मैं करंट वैल्यूएशन देखूं फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे तो ये बुक वैल्यू से भी और नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब और ज्यादा अंडर वैल्यूड लगता है। तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, अर्निंग ग्रोथ लीवर है, और कंपनी का मार्जिन भी आप देखोगे तो 4% प्लस का मार्जिन कंपनी बनाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की जो हम बात करते हैं, आरओई ऑलरेडी हेल्दी है। तो वैल्यूएशन रीरेटिंग प्लस एक अच्छा खासा ग्रोथ है बैंक के अंदर, दोनों चीजें हैं। मतलब वैल्यूएशन रीरेटिंग का स्कोप भी है और ग्रोथ वगैरह तो है ही कंपनी में। फिर दूसरा आपका बैंक आता है इसी में, डीसीबी बैंक। टीएमबी तो है ही, डीसीबी बैंक है। हमने जब इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया था तब ये लगभग 0.7-0.75 के प्राइस टू बुक पे था। अभी रीरेट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखो तो बहुत अच्छा है। 18-20% के आसपास का इनका गाइडेंस होता है लोन बुक और डिपॉजिट बुक के लिए। सेम वैसा ही नंबर इन्होंने इस क्वार्टर में भी रिपोर्ट किया है। फिर आरओई इनका लगभग 13% तक पहुंच रहा है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि FY26 के एंड तक चला जाएगा 13%। आरओई भी 1% क्रॉस कर चुका है बैंक का। निम पे इन्होंने काफी सरप्राइज किया है, क्योंकि पहले ऐसा मानना था मार्केट का कि इनका मार्जिन घटेगा। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली मार्जिन इंप्रूव हुआ है बैंक का। प्लस इनका कहना है कि अगर आरबीआई और रेट कट नहीं करता है, जैसे लास्ट रेट कट के बाद अगर और आरबीआई रेट कट नहीं करता है, जो अभी तक नहीं किया और उसकी पॉसिबिलिटी अब बहुत कम लग रही है, तो Q2 तक इनका जो ये निम का टेलविंड है ना, ये चलता रहेगा। यानी Q3 में तो मार्जिन इंप्रूव हुए ही हैं, प्लस Q4 हो गया, Q1 हो गया, Q2 ऑफ FY27 तक मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्जिन हमारे इंप्रूव होते रहेंगे। सेम इनका भी वैल्यूएशन आप देखोगे तो वही तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक की तरह बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, बिलो बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। करंटली अगर हम बात करें, फॉरवर्ड अर्निंग पे तो और सस्ता लगता है। तो ये दोनों बैंक सबसे अच्छे हैं आपके पूरे कमर्शियल बैंकिंग स्पेस में। ग्रोथ भी है और अर्निंग ग्रोथ भी बढ़िया चल रही है, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है। डीसीबी बैंक का एसेट क्वालिटी आप देखोगे तो लास्ट 18 क्वार्टर्स का सबसे बेस्ट स्लीपेजेस के नंबर उन्होंने इस क्वार्टर में रिपोर्ट करा। यानी लगभग 4 सवा 4 साल में अगर हम देखें लास्ट, तो सबसे बेस्ट एसेट क्वालिटी के नंबर से कंपनी के अभी, और साथ में ग्रोथ भी है, आरओई भी इंप्रूवमेंट है, आरओई भी अच्छा कर ही रहा है बैंक का। तो ये आपके दो बेस्ट बैंक लगते हैं कमर्शियल बैंकिंग स्पेस से। इसके अलावा आप लोगों ने काफी कुछ कमेंट किया था, जैसे एक करूर व्यासा बैंक के लिए आपने बोला था, तो वो बैंक भी अच्छा है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। लास्ट 3-4 ईयर से आप देखो हर एक क्वार्टर में बैंक ने अच्छा किया है, कोई अनसिक्योर्ड में उनको प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर आरओए आप देखो तो 2% क्रॉस कर चुका है उनका, आरओई भी इंप्रूव हुआ है। प्लस ग्रोथ वो पहले 11-12% पे करते थे, अब वो मिड टू हाई टीन के आसपास ग्रो कर रहे हैं। तो सब कुछ है करूर व्यासा के बैंक के अंदर। लेकिन प्राइस टू बुक आप देखोगे ना तो ऑलरेडी 2 या 2 से ज्यादा का प्राइस टू बुक है। तो वैल्यूएशन रीरेटिंग यहाँ से कितना स्कोप है कितना नहीं है उसको लेकर के मैं श्योर नहीं हूँ। बैंक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो करंट एमडी है उनका भी टेन्योर एक्सटेंड हुआ है 2028 तक का, तो बाकी सब कुछ अच्छा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस इन कर ली है मार्केट ने।
तो यहां से वैल्यूएशन रिलेटेड होगा नहीं होगा उसको लेकर के ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस बनता नहीं है बैंक के अंदर, बस ये एक इशू है। दूसरा एक और फेडरल बैंक पे भी आप लोगों ने पूछा था, वो बैंक भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका ग्रोथ मिड टीन के आसपास है, और ये जो सारे हमने बैंक्स डिस्कस किए हैं ये मिड टू हाई टीन के आसपास ग्रो कर रहे हैं। हालांकि फेडरल बैंक का ग्रोथ और बढ़ सकता है, आई थिंक ब्लैकस्टोन का कैपिटल आना है इनके अंदर, मतलब वो इन्वेस्ट करेगा इसमें, तो ग्रोथ रेट हो सकता है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, पर इनका भी प्राइस टू बुक वही 1.8 1.85 का प्राइस टू बुक है। तो यहां से कितना रीरेटिंग होगा नहीं होगा उसको लेकर के इतना ज्यादा क्लैरिटी है नहीं। और फिर एक और तीसरा बैंक है इन्हीं के साथ में सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक मतलब इन दोनों बैंक से मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि करंट प्राइस टू बुक उसका भी वैसे 1.8 है, लेकिन उसका ग्रोथ रेट इनसे फास्ट है, वो 21% पे ग्रो कर रहा है, डिपॉजिट बुक भी और लोन बुक भी, प्लस उसका भी आरओए 1.5% प्लस है, आरओई वो भी बहुत अच्छा बना रहा है, एसेट क्वालिटी उसका भी स्टेबल है, लेकिन क्योंकि उसका ग्रोथ रेट ज्यादा है तो शायद मार्केट उसको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन रेटिंग थोड़ा उसका ज्यादा हो सकता है, ये फेडरल और ये करूर व्यासा के कंपैरिजन में। बाकी ये तीनों बैंक अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन ऑलरेडी इनका प्राइस्ड इन है, मतलब वहां पे ज्यादा स्कोप दिखता नहीं है, इसलिए आपका ये टीएमबी बैंक हो गया और डीसीबी बैंक हो गया, ये सबसे बेस्ट लगते हैं। इसके अलावा अगर मुझे कहीं देखना होगा तो सीएसबी बैंक है। सीएसबी बैंक को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये थोड़ा पेशेंस वाला गेम है, मतलब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि इसमें FY27 में मुझे कोई बहुत बड़ा रनअप देखने को मिल जाए तो बोनस है, लेकिन थोड़े बहुत इनके हेडविंड्स हैं अभी। एक तो रिसेंटली ये Q3 में एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम आ गया एसएमई बुक के अंदर, अब मैनेजमेंट ने बोला है कि Q4 में ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब ग्रॉस एनपी और बढ़ेगा नहीं, 2% का नंबर क्रॉस नहीं करेगा, तो एक तो हमको उसका वेट करना है, एसेट क्वालिटी इनकी स्टेबल होनी चाहिए फोर्थ क्वार्टर के अंदर। दूसरा FY27 में कॉस्ट टू इनकम कंपनी का हाई ही रहेगा, FY27 के सेकेंड हाफ से धीरे धीरे हमको उसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा इस बैंक को FY28 के अंदर। इनके लोन बुक ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक सबसे फास्ट रेट पे ही ग्रो कर रहा है ये, 25-30% के रेंज में ग्रो कर रहा है पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर अगर अभी हम देखें। डिपॉजिट बुक भी सेम रेट पे ग्रो कर रहा है, आरओई ऑलरेडी इनका 13-14% है, आरओई भी 1.5% के आसपास है, तो और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा चैलेंज आया अभी ये Q3 में एसएमई बुक के अंदर एसेट क्वालिटी में, और दूसरा कॉस्ट कंपनी के थोड़े से ज्यादा रहेंगे, ओपेक्स थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, अगले एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर तक तो रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे हमको ऑपरेटिंग लेवरेज बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मतलब थोड़ा सा पेशेंस अगर मेरे को रखना हो तो सीएसबी बैंक, बाकी आपका डीसीबी ये टीएमबी तमिलनाडु मर्सेंटाइल, ये दोनों सबसे बेस्ट लगते हैं पूरे कमर्शियल बैंकिंग स्पेस के अंदर। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वहां पे भी दो अच्छे बैंक्स लग रहे हैं। एक है आपका एक्विटास बैंक, एक्विटास को आप देखोगे तो उन्होंने तो बुक मिक्स अपना चेंज कर दिया है पूरा, सिर्फ 10% के आसपास उनका वो माइक्रो फाइनेंस है, बाकी सारा सिक्योर्ड बुक है। प्लस मैनेजमेंट का क्लियरली कहना है कि अगर ये साइकिल अच्छा चलता भी है एमएफआई का, फिर भी हम इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, यही 10-11% के आसपास ही रखेंगे, क्योंकि मतलब इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, और जब तक किसी भी लेंडर के बिजनेस में स्पेशली अगर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आती है, और खासकर कि वो बैंक हो, तो उसको अच्छा वैल्यूएशन मिलता नहीं है मार्केट से सस्टेनेबली, इसीलिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि इसका अब एलोकेशन कम ही रहेगा हमारे टोटल बुक के अंदर। और फिर एसेट क्वालिटी तो उनका रिकवर होना स्टार्ट हो ही गया, इस क्वार्टर से इन्होंने बुक को भी ग्रो करना स्टार्ट किया है Q3 से, तो होपफुली अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ये बैंक का मतलब आउटलुक अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगले साल ये 20-25% के रेट से ग्रो करने को देख रहे हैं लोन बुक को। आरओए इनका कहना है कि 1.5% तक चला जाएगा, 1% ये Q4 FY26 में, और फिर Q4 FY27 में 1.5%, यानी कि 50% का इंप्रूवमेंट आरओए में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, और अभी स्टॉक लगभग बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो सेफ्टी है, मतलब कि अनसिक्योर्ड की तरफ एलोकेशन नहीं है, प्लस साथ में आपके फंडामेंटल्स इंप्रूव होते जा रहे हैं, और अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छे आएगी कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में, तो उस वजह से एक अच्छा बेट लगता है आपका ये एक्विटास बैंक। एक्विटास के अलावा दूसरा सबसे अच्छा स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी लग रहा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें हमने डिस्कस किया ही था कि Q4 के लिए ये 140 से 160 करोड़ का पैट टारगेट कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर 14-15% का आरओई का टारगेट है इनका। अब इन्होंने पहले जो गाइडेंस दिया उसको मिस किया है, तो वो मतलब मेरे को माइंड में रखना है कि मैनेजमेंट का ऐसा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन जो इन्होंने Q3 में कमेंट्री दी है कि जो इनको बड़ा हिट लेना था एसेट क्वालिटी में, क्रेडिट कॉस्ट वगैरह में, प्रोविजनिंग में, वो इन्होंने कर लिया है, तो आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारी अर्निंग ग्रोथ अच्छी होगी, और इनका भी एमएफआई का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लगभग 25-30% है सिर्फ, उसको और ये कम कर रहे हैं, ये हाउसिंग पे फोकस कर रहे हैं,
जो लैब होता है आपका उस पर फोकस कर रहे हैं। गोल्ड लोन में इनका टारगेट है 4,000 करोड़ का बुक हमको बनाना है। तो सारे सिक्योर प्रोडक्ट्स, हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स पे फोकस है, और अनसिक्योर से ये भी अपना फोकस जो है वो थोड़ा सा कम करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इक्विटास और आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दो बेस्ट लगते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्पेस में। तो पूरा बैंकिंग अगर मैं देखूं, एक है आपका तमिलनाडु मर्केंटाइल, दूसरा है डीसीबी बैंक, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में आ जाता है इक्विटास, और आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब बात करते हैं एनबीएफसीज की। सो एनबीएफसी में सबसे पहले आपके वो जो बड़ी एनबीएफसीज हैं, डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो उनमें अगर मुझे कहीं देखना है तो एक तो एल&टी फाइनेंस, हमने पहले भी डिस्कस किया है। इनका भी पूरा रिकवरी वगैरह हो चुका है। प्लस लास्ट अगर आप 1-1.5 साल देखोगे, जब ये पूरा एमएफआई क्राइसिस चला, तो इस एनबीएफसी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा। मतलब जैसे कई सारे लेंडर्स में हमने देखा कि 1-2 क्वार्टर में लॉस भी हुआ, कईयों का प्रॉफिट जो है वो 50-60% तक गिरा। इनका ऐसा एक भी क्वार्टर नहीं गया। काफ़ी अच्छे से इन्होंने वहाँ पे ये पूरा क्राइसिस मैनेज किया। अब तो रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। कलेक्शन एफिशिएंसी आप देखो, इनका माइक्रो फाइनेंस के अंदर 99% क्रॉस कर चुका है। लोन बुक ग्रोथ कंपनी की स्टार्ट हो गई है, 20 से 25% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। प्लस डाइवर्सिफाइड बुक है। मतलब 2 व्हीलर में भी लोन देते हैं, पर्सनल लोन भी देती है कंपनी, डिजिटल लोन भी देती है। फिर इसके साथ में थोड़ा बहुत माइक्रो फाइनेंस भी है, 15-20% से उसको भी ग्रो करने को देख रहे हैं। एमएसएमईज वगैरह को भी लोन देते हैं। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड लेंडर है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। आरओए 2.3-2.4% तक हो चुका है। इसको ये 3% का टारगेट कर रहे हैं FY27 के एंड तक। फिर प्राइस टू बुक भी आप देखो तो अभी 2.4 है। फॉरवर्ड अर्निंग पे मैं देखूंगा तो 2.1, 2.2 का प्राइस टू बुक बनता है। तो इसमें भी दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। आपका वैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत रीरेट हो सकता है, और साथ में ग्रोथ भी है 20-25% की। मतलब मुझे अगर सेफ खेलना है एनबीएफसी में, एल&टी फाइनेंस अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है पिरामल फाइनेंस। पिरामल फाइनेंस को हमने बहुत बार डिस्कस किया है अभी पिछले 1-2 क्वार्टर के अंदर। और आप देखोगे ये जो पूरा मार्केट अभी चला है, इतना जो करेक्शन हमने देखा है, इसका स्टॉक इतना ज्यादा नहीं गिरा है। क्यों नहीं गिरा है? क्योंकि एक तो पहले से ही काफी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था। 1.3, 1.4 का प्राइस टू बुक था, अभी आई थिंक 1.5 का प्राइस टू बुक है। तो मतलब स्टॉक इतना कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन वाइज महंगा नहीं था, लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था। और फंडामेंटल्स इनके इंप्रूव हो रहे हैं। अर्निंग ग्रोथ आप देखो तो 9 मंथ्स में इन्होंने अपने FY25 के पैट को डबल कर दिया है। पिछले साल आई थिंक 400-500 करोड़ का पैट था, अभी 900,000 करोड़ का पैट हो चुका है। Q4 में और अच्छी अर्निंग आएगी कंपनी की, 1200-1300 करोड़। फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर ये 25% का ग्रोथ प्लान कर रहे हैं एयूएम में, लोन बुक के अंदर। और सेम एल&टी की तरह ये भी डाइवर्सिफाइड लेंडर है। ये तो बल्कि सिक्योर लेंडर है। आप देखोगे लैब में ये लोन देते हैं, अपना लैब और होम लोन अगर आप इनका ऐड कर दो तो 60-70% लोन बुक तो इनका यही हो जाता है। बाकी का जो 30% है उसमें ये कार लोन भी देते हैं, फिर आपका यूज व्हीकल लोन भी देते हैं, थोड़ा बहुत डिजिटल पर्सनल लोन भी देती है कंपनी, और हल्का सा अनसिक्योर्ड पर्सनल फाइनेंस इनका लोन भी है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने मिक्स को बनाया हुआ है। और साथ में फिर वो जो आपके कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो गया, वो वाला पोर्टफोलियो भी है कंपनी का, जो कि अभी बहुत अच्छा कर रहा है। तो एक अच्छा मिक्स इन्होंने डेवलप करा है। आरओए आप देखो लगभग 2% पहुंच चुका है। मैनेजमेंट का टारगेट है इसको 3% क्रॉस करना है हमको अगले 2 साल के अंदर। और पैट का जो इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग लगभग 4,000 करोड़ का पैट होना चाहिए कंपनी का FY28 के अंदर। यानी अभी 1200-1300 करोड़ से 2 to 3 टाइम का ग्रोथ कंपनी प्लान कर रही है नेट प्रॉफिट के अंदर नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। तो ये भी एक अच्छा बैट बनता है। प्राइस टू बुक अभी भी आप देखोगे 1.5 के आसपास है। तो सेम वैल्यूएशन री रेटिंग प्लस एक अच्छा ग्रोथ आपको मिल रहा है पिरामल के अंदर। इसके अलावा फिर आपके आ जाती है थोड़ी सी मिड साइज एनबीएफसीज, जिसमें आता है पहला आपका आईएफएल फाइनेंस। सो आईएफएल फाइनेंस का 2 साल पहले उनके गोल्ड लोन वाला जो बुक है उस पर आरबीआई ने बैन लगाया था। अब इनका जो गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है वो उस टाइम पे जो बुक का साइज था उसको क्रॉस कर चुका है। तो बहुत फास्ट इन्होंने ग्रो किया अपने गोल्ड लोन की बुक को। एसेट क्वालिटी में इनको प्रॉब्लम था माइक्रो फाइनेंस के अंदर, अनसिक्योर्ड एमएसएमई के अंदर, और डिजिटल लोन इन्होंने एक बनाया था अपना पोर्टफोलियो, जहां पे जैसे ये फोन पे वगैरह होते हैं, पेटीएम वगैरह होते हैं, इनके साथ में मिलके कंपनी लोन देती थी। पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो था। तो इन सारे बुक्स के अंदर जो इनको प्रॉब्लम था वो इन्होंने बंद कर दिया। मतलब इस बुक में और फ्रेश लोन कंपनी अब नहीं दे रही। मेन इनका बुक है आज के टाइम पे गोल्ड लोन, दूसरा है एसएमईज को कंपनी लोन देती है, वहां पे भी यील्ड इनका ठीक ठाक बन रहा है। फिर गोल्ड लोन में कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हो रहा है। प्लस मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट ईयर भी ना इनका क्रेडिट कॉस्ट जो अभी 2.8 से 3% है, ये बिलो 2% चला जाएगा। मतलब काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा हमको इनके एसेट क्वालिटी के अंदर। इसीलिए आरओई को भी ये कह रहे हैं कि जो अभी 2.5% के अराउंड है वो भी इंप्रूव होगा। प्लस आरओई ऑलरेडी 14% तक कंपनी का पहुंच चुका है, एंड नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स के अंदर ये लगभग 18-20% के आसपास का आरओई जो है वो प्लान कर रहे हैं।
एक चीज लग रहा है बस आईएफएल फाइनेंस का कि इनका लेवरेज अभी बढ़ चुका है ऑलरेडी, आई थिंक 4 से ज्यादा का लेवरेज है। हालांकि मैनेजमेंट ने बोला है कॉन कॉल में कि अभी नियर टर्म में हम कोई इक्विटी रेजिंग का प्लान नहीं कर रहे हैं, और आरओई का गाइडेंस है इनका 2-3 ईयर्स में 18 से 20% का। लोन बुक ग्रोथ उसमें भी अच्छा गाइडेंस है, 20 से 25% का ग्रोथ का गाइडेंस है इनका। फिर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 1.5 के आसपास का प्राइस टू बुक है स्टॉक का। तो अगेन ये भी एक अच्छा बेट बनता है वैल्यूएशन रीरेटिंग के लिए भी, साथ में आपको ग्रोथ भी अच्छी मिल रही है और मार्जिन भी कंपनी के इंप्रूव हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर कैप्री ग्लोबल, जिसको तो हम काफी टाइम से ट्रैक कर ही रहे हैं। तो इसमें एक रिसेंटली अपडेट आया है, क्रेडिट रेटिंग इनकी अपग्रेड हुई है। क्रिसिल से तो हो गई थी, एक और रेटिंग एजेंसी ने इनकी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करी है। तो अब इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनका कम होना था ना, वो आने वाले क्वार्टर्स में हमको रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा इनके पीएनएल के अंदर। लगभग 30 से 40 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो एक तो ये है। दूसरा, गोल्ड लोन का क्योंकि एलोकेशन बढ़ता जा रहा है, उसमें कंपनी ने ज्यादा ब्रांचेस ऐड करे हैं, तो जैसे जैसे इसका मिक्स बढ़ेगा तो ओवरऑल कंसोल लेवल पे इनका जो यील्ड है वो भी 20 से 25 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है। तो नेट नेट क्या हो जाएगा, मेरे जो मार्जिन है ना वो और बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तो सस्ता लोन मिलेगा मुझे, और मैं जिस रेट पे लोन दे रहा हूं उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूं, तो मेरे मार्जिन वहां से इंप्रूव हो जाएंगे। फिर कॉस्ट टू इनकम इनका अभी बहुत ज्यादा है, अबव 50% है। उसको मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर 45% से नीचे लेके आ जाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलेगा कंपनी को। और उसके साथ में लोन बुक ग्रोथ तो है ही, 30 से 40% के रेट पे ये एनबीएफसी अभी जो है वो ग्रो कर रही है। फिर इसका भी आप वैल्यूएशन देखो, प्राइस टू बुक तो 2.3 2.4 के आसपास का प्राइस टू बुक है। प्लस ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। लोन बुक ग्रोथ शायद बाकी एनबीएफसी से तो सबसे फास्ट है, इंडस्ट्री में भी सबसे फास्ट रेट पे ये ग्रो कर रहा है इस टाइम पे। दूसरा, बुक मिक्स अच्छा है, सिक्योर लेंडर है, कोई एमएफआई कोई अनसिक्योर लोन ये देते नहीं है, सारे के सारा सिक्योर बुक है इनका। तीसरा, यील्ड इंप्रूवमेंट का स्कोप है, मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप है, ऑपरेटिंग लेवरेज का स्कोप है। आरओई लास्ट ईयर क्यूआईपी किया था, फिर भी मिड टीन हाई टीन के आसपास आरओई हो चुका है। आरओई भी 3% से ज्यादा का ये बनाते हैं। तो मतलब सॉलिड पोटेंशियल है कि ये ट्रेंड अगर मेंटेन रखे, अभी तक जैसे इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है वो अगर रहा, तो एक अच्छा रीरेटिंग का स्कोप इसके अंदर भी बनता है। तो ये आपका हो गया दूसरा एनबीएफसी। फिर एक और एनबीएफसी है मिड साइज में, फेड बैंक, फेड बैंक फाइनेंशियल। तो फेड बैंक फाइनेंशियल का भी आप देखोगे, इनको पहले वो अनसिक्योर्ड एमएसएमई में प्रॉब्लम होता था, लेकिन ये पूरा FY26 इन्होंने फोकस किया है उस बुक को डी ग्रो करने पे। और जो गोल्ड लोन का बुक है उसमें इन्होंने ज्यादा ब्रांचेस ओपन करे हैं। जो इनका एसटी लैब वाला प्रोडक्ट है उसमें इन्होंने ज्यादा फोकस करा है, वहां पे हायरिंग भी करी है, अपना अंडरराइटिंग को और इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, तो इसका एडवांटेज मिला है। इस साल इनका ग्रोथ भी अच्छा रहा है, लेकिन ओपेक्स इनका ज्यादा है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे FY26 में वो बहुत हाई हुआ है। सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आया इनके क्रेडिट कॉस्ट के अंदर। लास्ट ईयर इनका क्रेडिट कॉस्ट था 1.8%, और मैनेजमेंट ने इस साल का गाइडेंस दिया था कि 1% तक हम इसको रखेंगे, लेकिन बिलो 1% है, अभी 90 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट है। अब नेक्स्ट ईयर मैनेजमेंट का बोलना है कि जो हमने ब्रांचेस इस साल ओपन किए हैं ना, उसकी प्रोडक्टिविटी हमको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। तो जो आपका ओपेक्स है या कॉस्ट टू इनकम है, ये आपको दिखेगा अगले साल कम होता हुआ। तो अगले साल क्या होगा, लोन बुक ग्रोथ भी ये 20-25% टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आपको जो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा उससे बॉटम लाइन की ग्रोथ और फास्ट हो सकती है, क्योंकि एसेट क्वालिटी ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है इस कंपनी का। और सेम इसका भी प्राइस टू बुक आप देखोगे तो 1.8 के अराउंड का प्राइस टू बुक है। फॉरवर्ड अर्निंग पे देखें तो और सस्ता हो जाता है स्टॉक। तो आरओई इसका भी लगभग अर्ली टीन के आसपास जा रहा है, आरओई 2.5% है। तो अभी 2.5% है, तो जैसे नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले क्वार्टर्स में इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा तो आरओई आपका और इंप्रूव होगा। फिर इसके बाद में 3 ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनमें थोड़ा सा टर्न अराउंड वाला प्ले चल रहा है। एक तो सबसे पहले आता है आपका नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल को आप देखोगे तो बुक वैल्यू के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और जैसे हमने अच्छे से समझाई था वो सारी चीजें कि एक तो इनका बुक मिक्स चेंज हो रहा है, D2C की तरफ ये फोकस कर रहे हैं। अभी बिलो 50% है, इसको 65 से 70% तक लेके जाने का टारगेट है। आरओई इनके मैनेजमेंट का प्लान है कि 15-16% तक जाएगा। सेम आरओए ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है, मतलब 2.8% तो है, इसको नेक्स्ट ईयर आई थिंक ये 3.2% तक का प्लान कर रहे हैं। और स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू पे, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। इस साल ये 20% से ग्रो कर रहे हैं, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए 25% प्लस का गाइडेंस दिया है इन्होंने। तो सारी चीजें इसके अंदर भी सारी चीजें हैं, लेकिन स्टॉक आपको दिखेगा बुक वैल्यू के आसपास है, तो एक अच्छा पोटेंशियल लगता है इसके अंदर भी री-रेटिंग का। फिर 2 आपके एनबीएफसीज आते हैं एमएफआई साइकिल के लिए, जो हम हर क्वार्टर में डिस्कस कर ही रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से, क्योंकि हर एक क्वार्टर में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। पहला तो है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। अब मुथूट माइक्रो फाइनेंस का भी आप देखो, आरओई का गाइडेंस उन्होंने बढ़ा दिया, ग्रोथ का गाइडेंस बढ़ा दिया। पहले 5-7% का ग्रोथ गाइडेंस था, अब 14-15% टारगेट है इस साल का। फिर नेक्स्ट ईयर का उन्होंने 20% का गाइडेंस दिया है।
प्लस कलेक्शन एफिशिएंसी आप उनकी देखो अक्रॉस बकेट इंप्रूव होती हुई दिख रही है, और ये स्टॉक भी आपको बुक वैल्यू पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा। अच्छा, जो बिहार का अभी वो जो आया है ऑर्डिनेंस आया है, उसमें इनको कम इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये साउथ में ज्यादा इनका एक्सपोजर है। ईस्टर्न रीजन में 12-13% है इनके टोटल बुक का। तो अगर इंपैक्ट आता भी है एक, तो रिलेटिवली बाकी एनबीएफसी से इनको कम इंपैक्ट पड़ना चाहिए क्योंकि मेरा टोटल एक्सपोजर काफी कम है। बाकी कितना इंपैक्ट होगा क्या होगा वो हमको Q4 के कॉन कॉल में पता चली जाएगा। और वर्स्ट टू वर्स्ट मतलब अभी जो चीजें हैं उसके बेसिस पे ये लग रहा है कि जैसे कर्नाटका ऑर्डिनेंस जब आया था तब सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमने देखा था सारे एनबीएफसीज में, चाहे सिक्योर्ड एनबीएफसी हो, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज हो। लेकिन तमिलनाडु ऑर्डिनेंस जब आया तब वैसा इंपैक्ट नहीं हुआ। सिमिलरली ऐसा लग रहा है कि बिहार ऑर्डिनेंस भी उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा सारे लेंडर्स को। लेकिन हाँ, जिनका एक्सपोजर ज्यादा है उन पे थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा पड़ सकता है, स्पेशली जैसे उत्कर्ष जैसा कोई लेंडर हो गया तो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन ये रिलेटिवली सेफ लगते हैं बाकी एनबीएफसीज के कंपैरिजन में। तो मुथूट आपका पहला बेट हो गया। दूसरा अरमान फाइनेंशियल का तो अगर आप टोटल बुक मिक्स भी देखोगे तो बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। मतलब एक टाइम पे उनका 80% जो बुक है वो जेएलजी था, माइक्रो फाइनेंस, अब वो कम होकर के 60% है। बाकी 40% में वो एमएसएमई लोन दे रहे हैं, इंडिविजुअल लोन दे रहे हैं। इसके अलावा आपका वो जो लैप है उसको उन्होंने बिल्ड किया है। फिर अभी रिसेंटली सोलर फाइनेंसिंग स्टार्ट करी है, वो तो चलो अभी नया बुक है, लेकिन बुक मिक्स उन्होंने काफी चेंज कर दिया। एमएसएमईज को भी वो लोन देते हैं। तो 60% उनका माइक्रो फाइनेंस है, बाकी 40% अदर प्रोडक्ट्स हैं। तो बुक मिक्स चेंज हो चुका है। प्लस उनका भी बिहार में एक्सपोजर आई थिंक 12-13% के अराउंड है। तो रिलेटिवली वो भी मतलब थोड़े से सेफ है बाकी एनबीएफसीज के कंपैरिजन में, उन पे भी इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। बाकी आरओई आप देखो इसी क्वार्टर में उनका 9-10% का हो गया है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज पे बैठा है ये अरमान भी, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में जैसे जैसे इनका बुक ग्रो करेगा, पिछले कितने सारे क्वार्टर से तो बुक ग्रो किया ही नहीं था। ये Q3 आई थिंक पहला क्वार्टर था इनका जहां पे हमने इनके बुक में ग्रोथ देखा है फाइनली। तो ये ट्रेंड अगर मेंटेन रहता है, कोई ऐसा बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं आता है, वो तो हमको ट्रैक करना ही है हर एक क्वार्टर के अंदर। तो ये ट्रेंड अगर मेंटेन रहता है तो कंपनी को ग्रोथ के साथ में ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत स्ट्रांग मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है अपने ये पूरे टेक वाले पार्ट पे, अंडर राइटिंग वाले पार्ट पे, नए लोगों को हायर किया अपने सिस्टम के अंदर, काफी सारे ब्रांचेस में इन्होंने अपग्रेडेशन किया है। तो वो खर्चा हुआ है पिछले 2 साल में जीरो बिजनेस के अंदर, ज्यादा लोन ये डिसबर्स कर ही नहीं रहे थे, वो तो अभी स्टार्ट किया है इन्होंने। तो जब आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट होगा, वो सारे खर्चे तो आपके फिक्स हैं, तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज काफी अच्छा मिलेगा। तो ये है आपका अरमान। इसका भी प्राइस टू बुक आप देखोगे तो अभी 1.6 के अराउंड है। फॉरवर्ड अर्निंग इनकी बहुत सॉलिड होगी, तो स्टॉक आपका काफी सस्ता हो जाता है। तो ये आपके टॉप एनबीएफसीज हैं। टॉप बैंक्स हमने डिस्कस कर लिए, 4 बेस्ट लगते हैं अभी, और एनबीएफसीज में ये 7-8 एनबीएफसीज हैं जो मेरे रडार पे होने चाहिए। अब इसके बाद कुछ ऐसे एनबीएफसीज हैं जिनको आप मतलब अपना फोकस में रख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। जैसे कुछ का आपने भी यहाँ पे मेंशन किया था, एक तो है टाटा कैपिटल है। इसमें ग्रोथ वगैरह ठीक है, 20-22% की ग्रोथ रहेगी टाटा कैपिटल की, लेकिन इनका अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, 25 से 30% पे इनका अर्निंग ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम ये कह रहे हैं हमारा अभी लेट 30s में है, 37-38% है। इसको ये अर्ली 30s में लाने को देख रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो कॉस्ट टू इनकम कम होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, तो अर्निंग का ग्रोथ मेरा बढ़ जाएगा। फिर इसके अलावा आप ये एक नया जो इसका आईपीओ आया है आई फाइनेंस करके, ये भी कंपनी अच्छी है। इन्होंने भी ग्रोथ का गाइडेंस अच्छा दिया है, 30% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस है। और आरओए बढ़ने का इन्होंने भी गाइडेंस दिया है। मार्जिन एक्सपेंशन का इन्होंने बताया, Q4 में हम बताएंगे। इसके अलावा आरओई हो गया, बाकी सारे इनके गाइडेंस ठीक है। लेकिन बिहार में इनका पोर्टफोलियो ना, मतलब टोटल बुक का आप देखोगे तो लगभग 15% है, और वहां पे कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी बकेट 1 के अंदर सिर्फ 40% है। तो उसका मतलब क्या है कि अभी काफी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनसे टाइम पे पैसा मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारी पुरानी जो कलेक्शन टीम थी वो थोड़ी सी वीक थी, उस पर हमने काम किया, उसको चेंज किया है, तो आने वाले टाइम में उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो वो चीज हमको देखना है कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो एक्चुअली में होता है नहीं होता है, या फिर इस ऑर्डिनेंस के बाद क्या इनके बिहार वाले पोर्टफोलियो के अंदर कुछ इशू वगैरह देखने को मिलता है, वो हमको मॉनिटर करना है। तो बाकी गाइडेंस वगैरह अच्छा है, इनका ग्रोथ अच्छा कर रहे हैं ये। सिक्योर्ड लेंडर हैं ये, मतलब इनका टारगेट है कि 22% जो लैप है उसको हमको 30% तक लेके जाना है। तो सिक्योर्ड बुक का मिक्स आपका और बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। और बाकी वैल्यूएशन का तो कोई कंसर्न है नहीं अभी, बस ये चीज हमको ट्रैक करनी है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। फिर एक और एनबीएफसी है आपकी लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस करके। ये भी, इसका भी ग्रोथ आप देखोगे तो काफी अच्छा है। गाइडेंस इन्होंने भी बहुत अच्छा दिया है, 30% के आसपास के रेट से ये ग्रो करने को देख रहे हैं। इनका वो सिक्योर्ड बुक का पोर्टफोलियो है, लगभग 83-84% जो ये लोन है वो एसएमईज एमएसएमईज को देते हैं उनके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। प्लस एलटीवी भी इनका काफी अच्छा है, 45 से 50% का एलटीवी ये मेंटेन रखते हैं, यानी कि रिस्क जो है वो काफी कम है। इनका एक चीज बस खराब लगा कि इन्होंने
वो डीए होता है ना, डायरेक्ट असाइनमेंट, किसी और के बुक को आप परचेज कर लेते हो। तो जालंधर की कोई एनबीएफसी की बुक को इन्होंने खरीदा, जिससे इनको ये एनपीए में हिट आ गया। मतलब 17 करोड़ का इनका हिट आया उस वाले बुक से। तो पता नहीं क्या अंडर राइटिंग इन्होंने करी वहां पे, वो चीज थोड़ा खराब है। 9 करोड़ का उसमें से इन्होंने प्रोविजन कर दिया है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि Q1 तक उसमें से कुछ ये रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देखते हैं, वो चीज हमको मॉनिटर करनी है। बाकी ग्रोथ गाइडेंस वगैरह इनका भी अच्छा है। तो ये कुछ और एनबीएफसीज हैं जिनको हमको रडार पे रखना है, ट्रैक करना है। तो ये है आपका पूरा लेंडिंग का। अब लास्ट बचा आपका हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस में हमने कुछ टाइम पहले वो डिस्कस किया ही था कि एक आपका इंडिया शेल्टर ही है जिसमें काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है, क्योंकि उसमें लोन बुक ग्रोथ भी काफी सॉलिड है। 30 से 35% पे वो बुक को ग्रो कर रहे हैं। प्लस उनका एक एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम आया है जरूर Q3 के अंदर, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि वो खुद से उन्होंने उन कस्टमर्स को एनपीए में जाने दिया है, क्योंकि वो कस्टमर एक तरीके से स्टक थे बीच में। ना तो वो जो उनके पुरानी ईएमआईज थे उसको वो रीपे कर रहे थे, और ना ही वो एनपीए बकेट के अंदर जा रहे थे। और जब तक वो एनपीए में जाएंगे नहीं तब तक ये लीगल एक्शन ले नहीं सकते। तो वो मैनेजमेंट का बोलना है, हमने खुद से उनको एनपीए में जाने दिया रिकवरी के लिए। और अभी Q4 के लिए उन्होंने गाइडेंस दिया था कि एसेट क्वालिटी वापस से नॉर्मलाइज होती हुई दिखेगी। इसके अलावा बाकी ग्रोथ और मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी उस पर तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। 30 से 35% के रेट पे वो ग्रो कर रहे हैं। बाकी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को आप देखोगे तो उनमें कुछ ना कुछ चैलेंज चल ही रहा है। कहीं पे कंपटीशन का प्रेशर है, यील्ड को कम किया जा रहा है, ग्रोथ को घटाया जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रॉब्लम है, कुछ कुछ में अब एसेट क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ गया है। इंडिया शेल्टर इस मामले में अभी तक बाकी सबसे बहुत अच्छा कर रहा है, प्लस एक फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी भी है। तो ये है आपके टॉप अपॉर्चुनिटीज इस पूरे लेंडिंग थीम के अंदर। बैंक्स भी डिस्कस हो गए, एनबीएफसीज भी हो गया, और हाउसिंग फाइनेंस का भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट थीम को। तो उसमें जो कुछ कंपनीज आपके रडार पे है, आप चाहते हो उन पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में उनका नाम मेंशन कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा उनको डिस्कस करने का। बाकी और आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।